हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 43rd एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे द बॉयज़ वॉल्यूम 12 द ब्लडी डोर्स ऑफ के पहले 4 इश्यूज़ को। तो ये वॉल्यूम बॉयज़ कॉमिक का एक कंक्लूजन है। हालांकि इस वॉल्यूम के बाद भी एक मिनी सीरीज डियर बैकी बची होगी, जिसे भी हम आगे कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है किसी फैक्ट्री में, जहां वसीली वॉशिकिन यानी लव सॉसेज घायल पड़ा होता है और कोई उससे वेपन्स के बारे में बात कर रहा होता है। पर तभी वो आदमी वास को मारने की बात कहता है, जिस पर वास कहता है, नहीं बिली, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और हमें पता चलता है कि वास की हालत बुचर ने ही करी होती है। पर बुचर कहता है, ये बात तो तुम्हारी गलत साबित होने वाली है। देखो ऊपर, उसे तो मैं पहले ही निपटा चुका हूँ। वैसे भी तुम्हें क्या लगा था, तुम इसे मुझसे बचा लोगे? और तभी वास और हम ऊपर देखते हैं, जहाँ बुचर ने एक आदमी को एक चेन से लटकाकर जान से मार दिया होता है। पर अभी हमें इस आदमी के बारे में और कुछ नहीं बताया जाता। और तभी बुचर पहले एक गन और फिर एक बजूका का यूज़ करके वास को जान से मार देता है। और इसी के साथ फैन फेवरेट लव सॉसेज का किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है और सीन चेंज होता है। हम चलते हैं ह्यूई के पास। तो बेसिकली लव सॉसेज के साथ जो हुआ और यहाँ से आगे जो भी दिखाया जाएगा, ये सभी इंसिडेंट्स व्हाइट हाउस पर होमलैंडर के अटैक करने के कुछ महीने बाद हो रहे हैं। तो ह्यूई के न्यूज़ सुनने के थ्रू हमें बताया जाता है कि अब नैन्सी पेलोसी यूएस की प्रेसिडेंट बन चुकी है, पर वो अगले इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं होगी, बस अगले इलेक्शन होने तक प्रेसिडेंट बनकर रहेगी। कॉमिक से हटकर एक फैक्ट, नैन्सी पेलोसी एक रियल पर्सन है जो कि यूएस पॉलिटिशियन है। खैर, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दुनिया को अब कंपाउंड वी और उसके यूज़ के बारे में पता चल चुका है। साथ ही ये भी कि वॉट सूप्स को मिलिट्री में डालने की प्लानिंग कर रही थी। ये सब सुनते हुए ह्यूई बॉयज़ के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां बुचर को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स मौजूद होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंची पायरेट्स की कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा होता है, क्योंकि कई पायरेट्स की कहानियों की तरह ही उसका भी एक हाथ अब कट चुका होता है। ह्यूई सबसे कहता है, बॉयज़, मुझे लगता है अब हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हमें ये टीम छोड़ देनी चाहिए। जिस पर एमएम कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। और फ्रेंची भी कहता है कि उसे भी टीम टाइटैनिक से लड़ने के बाद से पीटीएसडी हो रही है, तो वो भी अब बॉयज़ को छोड़कर जाना चाह रहा है। और साथ ही ह्यूई के क्वीन मेव की फाइल अपने घर ले जाने के इंसिडेंट के बाद से फीमेल भी हंसने लग गई है और फ्रेंची चाहता है कि फीमेल भी अब आगे एक खुशी भरी ज़िंदगी जिए। जिस बात पर अब ह्यूई खुद भी हंसता हुआ कहता है, मुझे खुशी है कि मैं फीमेल का नेचर चेंज करने का पार्ट बन पाया। फिर फ्रेंची ह्यूई से टीम छोड़ने का रीज़न पूछता है, जिस पर ह्यूई कहता है, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। आई नो कि मैं पहले भी इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, बस तो बुचर ने तुम्हें बताया ही होगा कि मैंने ए ट्रेन को मार दिया था। ये सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ए ट्रेन को मारने की बात ह्यूई के अलावा अभी तक सिर्फ बुचर को ही पता थी। तो फिर ह्यूई उन्हें ए ट्रेन को मारने का पूरा इंसिडेंट बताता है, जिसके बाद वो ये भी कहता है कि बुचर ने ये कहा था कि ये सब वो मुझे टफ बनाने के लिए कर रहा था, पर इन दी एंड उसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया। वो होमलैंडर से लड़ने अकेले चला गया, फिर ब्लैक नोयर को अकेले मारा और मैं बस वहाँ खड़ा रहा। जिस पर एमएम कहता है, मुझे भी नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है कि बुचर को लगा हो कि वो तुम्हें इतना तो वो करता ही है, क्योंकि ए ट्रेन ही रीज़न था जिसकी वजह से तुमने ये टीम ज्वाइन करी थी। खैर, जो भी हो, अब बात यह है कि वो मर चुका है, साथ ही बाकी बड़े सूप्स भी। और वॉर्ड भी इतने बड़े खुलासे के बाद अब कभी सही से सूप्स वो वापस यूज़ नहीं कर पाएगी। तो हमारा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है और अब हमें अपने घर जाना चाहिए। पर फ्रेंची कहता है, पर ये बात बुचर को कौन बताएगा? और ये सुनकर सब थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी भी बुचर को कोई फेस नहीं करना चाहता है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वॉर्ड के हेडक्वार्टर्स में, जहां वॉर्ड के सीईओ और बड़े ऑफिसर्स की एक मीटिंग चल रही होती है, जिसमें वो अपनी गलती मानने की जगह गवर्नमेंट पर ही दोष लगा रहे होते हैं। यहीं ब्रैडली और स्टिलवेल भी मौजूद होते हैं और ब्रैडली स्टिलवेल से पूछती है, अगर कांग्रेशनल हियरिंग्स वैसे ही होती है जैसे मैंने सुना है, तो हमें तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जिस पर स्टिलवेल कहता है, हाँ चलो देखते हैं कि हमारे पास अभी भी क्या क्या है। तो बेसिकली सूप्स के व्हाइट हाउस पर अटैक करने के बाद ऑब्वियसली वॉट और उनके सूप डिपार्टमेंट को संभालने वाले लोगों से अब यूएस की गवर्नमेंट पूछताछ करने वाली थी और उन पर एक्शन लेने वाली थी, जिसकी बात स्टिलवेल और ब्रैडली यहाँ कर रहे हैं। स्टिलवेल कहता है, हम सुपर ह्यूमंस को मिलिट्री में डालने का प्लान कर रहे थे, पर उसमें कुछ इलीगल नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर हम बस एक और ऐसी कंपनी होते जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में अपना टेंडर डाल रही थी। उसके अलावा हमारे और होमलैंडर के प्लान्स में कोई कनेक्शन नहीं है। होमलैंडर ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया। ब्रैडली पूछती है, पर लीक पिक्चर्स का क्या? स्टिलवेल कहता है, हम कहेंगे हमें उनके बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद ब्रैडली लैम्पलाइटर और उसके रिसरेक्शन की प्रोसेस के बारे में कहती है, जिस पर स्टिलवेल कहता है, उसे भी हम केयरफुल लीगल आर्ग्यूमेंट से संभाल सकते हैं, पर मेरा असली डर है प्रेसिडेंट्स, डकोटा बॉब, विग द वीप और साथ ही रेड रिवर। हमारी किस्मत से ये सभी चीज़ें पहले एक वुल्वरीन के डकोटा को मारने और फिर होमलैंडर के पागलपन की वजह से ढक गई, क्योंकि वो बात तो हम बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। जिस पर ब्रैडली कहती है, तो हम बस गवर्नमेंट को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनमें से आधी से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें पता ही नहीं था, और जिन चीज़ों के बारे में हमें पता चला वो सब सूप्स ने अपनी तरफ से करी थी, उसमें वॉट का कोई रोल ही नहीं था। जिस पर स्टिलवेल हामी भरते हुए कहता है, आई एम श्योर कि हम साथ में कुछ बेहतर आइडिया निकाल सकते हैं। जिस पर ब्रैडली भी हामी भरती है
और सीन चेंज होता है और हम चलते हैं फिर से बॉयज़ के ऑफिस में, जहाँ बुचर भी आ चुका होता है। एमएम बुचर से बॉयज़ के जाने की बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी बुचर ही सामने से कहता है, एक्चुअली मुझे भी तुम लोगों से कुछ बात करनी थी। बुचर आगे कहता है, पहली बात, अभी यहाँ ज़्यादा काम है नहीं, सूप्स थोड़े टाइम बाद ही सही पर फिर से आएंगे क्योंकि वार्ड नहीं रुकने वाले, पर अभी के लिए आई थिंक हम थोड़ा आराम कर सकते हैं, तो मैं यहाँ रुक कर चीज़ें संभाल लूँगा और तुम लोग 3 महीने की छुट्टी ले लो। ये सुनकर बाकी सभी भी खुश हो जाते हैं, पर बुचर आगे कहता है, दूसरी बात, जब तुम लोग वापस आओगे तो ह्यूई यहाँ सेकंड इन चार्ज रहेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ह्यूई, जैसा तुम चाह रहे थे वैसा ही हुआ। जिस पर एमएम, फ्रेंची और फीमेल ह्यूई को अजीब नज़रों से देखने लग जाते हैं और ह्यूई कहता है, मैंने कहा था, तुम ये क्या कह रहे हो? बुचर याद दिलाते हुए कहता है, तुम भूल गए जब तुम वापस आए थे तब तुमने ये तो कहा था कि तुम यहाँ सेकंड इन कमांड बनना चाहते हो और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हो। याद करो जब हम डॉक्टर पेक्यूलर के पास गए हुए थे। ह्यूई कहता है, ओह मैं तो उस बारे में भूल ही गया था। ये सब सुनकर बाकी मेंबर्स ह्यूई से थोड़ा नाराज़ होते हैं और ह्यूई उनसे कहता है, देखो मेरा वो मतलब नहीं था, पर एमएम और फ्रेंची ह्यूई की बात काटकर उससे बहस करने लग जाते हैं और अभी भी नाराज़ होते हैं, जिससे ह्यूई काफ़ी परेशान हो जाता है। पर लोगों का ह्यूई से नाराज़ होने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं एनी और ह्यूई के पास, जहाँ एनी भी न्यूयॉर्क से कुछ टाइम के लिए जा रही होती है। एनी मेव की बात करते हुए कहती है, उस दिन जब होमलैंडर ने व्हाइट हाउस पर अटैक किया था तो मुझे कई डरावनी चीज़ें देखने को मिली और मैं उनके बारे में सोचना रोक नहीं पा रही हूँ। उसके अलावा तुम भी घूम फिर के मेरे पास पर ही चले जाते हो और उसे भुला भी नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें इस बीच अपने आप को सॉर्ट आउट करने का टाइम मिल जाएगा। अगर तुम फिर से फील करो कि तुम मुझे चाहते हो और सच में चाहते हो तो तुम मुझे कॉल करना। जिस पर ह्यूई कहता है, पर यू फाउंड मी, उसका क्या हुआ? जिस पर एनी जवाब देती है, मे बी वो सिर्फ एक लाइन ही थी और कुछ नहीं। और ऐसा कहते हुए एनी भी ह्यूई को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और एक तरह से आप देखें तो यहाँ ह्यूई को अपनी ही दवाई का स्वाद मिल गया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो अपने आसपास के लोगों की परवाह किए बिना बस अपना ही रोना गाने में लगा हुआ था, और अब वही चीज़ ह्यूई के साथ यहाँ हो रही है। ह्यूई उदास होते हुए वापस अपने रूम में जा रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके पास बॉस का एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है यस्टरडे। पर ह्यूई को कुछ समझ नहीं आता और वो उस मैसेज के बारे में आगे कुछ नहीं सोचता और अपने हैमस्टर जेमी के साथ बैठकर उदास होते हुए कहता है, तो अब बस मेरे पास तुम ही बचे हो। और सीन यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम चलते हैं लेजेंड और ह्यूई के पास। ह्यूई बताता है कि एमएम को छोड़कर बाकी सभी बॉयज़ के मेंबर्स को सीआईए से सुबह एक मेल आया है जिसमें लिखा है कि उनकी यूएस सिटीजनशिप को अगले 90 दिनों में ख़त्म कर दिया जाएगा और उन्हें तब तक यूएस से निकल जाना होगा। जिस पर लेजेंड कहता है, ये रेनर के काम है, वो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू करने से पहले तुम लोगों को यहाँ से भगाना चाहती है ताकि तुम किसी भी तरह से उसके कैंपेन में टांग ना अड़ाओ। इसके बाद लेजेंड थोड़े ड्रामे करने के बाद कहता है, तुमने वास के बारे में सुना? जिस पर ह्यूई, जिसे अभी तक वास की डेथ के बारे में पता नहीं है, कहता है, वास? ओ हाँ, कल उसका एक मैसेज आया था पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जिस पर लेजेंड सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? वास मर चुका है, किसी ने उसे रॉकेट लॉन्चर से मार दिया है। ह्यूई इससे शॉक हो जाता है और वास के लिए दुखी होता है, पर फिर वो लेजेंड से कहता है, पर मुझे कल सही में उससे एक मैसेज मिला था। और ह्यूई ऐसा कहते हुए लेजेंड को वास का मैसेज दिखाता है जिसमें उसने लिखा होता है T-34 एट लेनिन। ह्यूई कहता है, वो ऐसे टाइम पर मुझे ही क्यों मैसेज भेजेगा? आई मीन हम सिर्फ 2 ही बार मिले थे और हमारे बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं वो इंसान होगा जिसे वो अपने आखिरी मोमेंट में याद करेगा। जिस पर लेजेंड कहता है, क्या पता। खैर, तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो तुमने कुछ सोचा है तुम यहाँ रुकना चाह रहे हो या नहीं? ह्यूई कहता है, बुचर की वजह से एमएम और फ्रेंची मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गए हैं, तो मैं बॉयज़ के साथ रुकना चाहता हूँ या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, पर एक लड़की ज़रूर है जिसकी वजह से मैं यहाँ ज़रूर रुकना चाहूँगा। जिस पर लेजेंड कहता है, तो तुम मंकी की मदद लो। अगर मुझे रेनर से कोई दिक्कत है तो मैं मंकी से ही स्टार्ट करूँगा, क्योंकि वही रेनर के बारे में ज़्यादा जानता है। कम ऑन किड, तुमने पिछले कुछ सालों सबसे स्मार्ट लोगों के साथ बिताए हैं, कम से कम उनसे तुमने इतना तो सीखा ही होगा। ह्यूई ओके कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर तभी लेजेंड वास के मैसेज के बारे में फिर से पूछता है। ह्यूई बताता है कि उसमें लिखा है T-34 एट लेनिन। लेजेंड को सोचकर कहता है, T-34 तो एक टैंक है, सोवियत यूनियन के टाइम का। पता नहीं उसका क्या मतलब है, पर T-34 तो एक टैंक ही है। और ये सुनकर ह्यूई वहाँ से चला जाता है और सीन चेंज होता है और हम चलते हैं एमएम और जेनिन के पास। जेनिन कहती है, आई नो मैंने गलती करी है, मतलब बहुत बड़ी गलती, पर इसमें कुछ नया नहीं था। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानती हूँ जहाँ उनके एक पेरेंट उनके इतने आसपास नहीं होते और इस वजह से वो ऑटोमेटिकली अपने दूसरे पेरेंट के पास ज़्यादा जाने लगते हैं, पर दूसरे पेरेंट उनके लिए उतने अच्छे नहीं होते। और मुझे भी ये पता था कि आपके साथ रहना मॉम के साथ रहने से कहीं ज़्यादा बेटर है, पर आप कभी मेरे पास थे ही नहीं। फिर हमें जेनिन से पता चलता है कि एमएम के थ्रू कंपाउंड वी का इफेक्ट जेनिन में भी आ गया होता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अपने एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है। जिस पर एमएम उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि कंपाउंड वी उसके वजह से ही जेनिन को मिला होता है, पर जेनिन इस बात पर एमएम से गुस्सा नहीं होती।
वो गुस्सा होती है क्योंकि इस सब के दौरान एमएम उसके पास नहीं था और इस वजह से उसे अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ता है। एमएम पहले अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और फिर उसकी मम्मी के बारे में पूछते हुए कहता है, वो अभी कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। उससे तुम्हें ऐसी मूवीज़ में डालने का सोचा भी कैसे। जेनिन थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, मैं आपको सच बताकर एक प्रॉपर फादर डॉटर कन्वर्सेशन करना चाह रही हूँ, पर आप बस ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है कि मम्मी के साथ क्या हुआ। एमएम कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो। पर जेनिन कहती है, सच में, या आप सिर्फ मुझे पनिश करने के लिए ये सब दोबारा पूछ रहे हो। एमएम कहता है, मुझे सच में कुछ नहीं पता। जिस पर जेनिन बताती है कि जब एमएम को उसकी अडल्ट वीडियो के बारे में पता चला था तो उसी रात बुचर जेनिन और उसकी मम्मी को ढूंढता हुआ उसी स्टूडियो में आ गया था जहां उन्होंने पहली वीडियो शूट करी थी। उस टाइम पर जेनिन और उसकी मम्मी उस वीडियो का सीक्वल बनाने के लिए वहां गए हुए थे, पर बुचर वहां पहुंच जाता है और जेनिन की मम्मी, उसका वो दोस्त जो ये मूवीज़ बना रहा होता है और साथ ही उस दोस्त के बॉडीगार्ड, उन तीनों को जेनिन के सामने ही मार देता है। और सिर्फ यही नहीं, जेनिन बताती है कि जब 2-3 साल पहले बुचर बॉयज़ को दोबारा इकट्ठा कर रहा था तब वो जब एमएम से मिलने आता है तब भी वो जेनिन के दोस्तों और जेनिन को धमकाता है और ये चीज़ एक्चुअली हमें इशू 2 में दिखाई भी जाती है, पर इसके बारे में भी एमएम को अब जाकर पता चलता है। इस सब के एंड में जेनिन रोते हुए कहती है, जब अंकल बिली ने मम्मी को मारा तो उन्होंने मेरे आंखों में देखकर कहा, एमएम को अकेला छोड़ दो। और जेनिन के ये सब बताने पर हमें समझ आता है कि लास्ट वॉल्यूम में अचानक से जेनिन ने सामने से एमएम को कॉल करके उससे माफ़ी मांगी थी और उसे अपने आप से दूर रहने को क्यों कहा था। ये सब सुनकर एमएम कम्प्लीटली शॉक हो जाता है क्योंकि बुचर को जानने के बाद भी वो बुचर से इतना सब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और सीन फिलहाल यहाँ से चेंज होता है, हम चलते हैं ह्यूई के पास जो कैसलर या मंकी से कॉल पर बात कर रहा होता है। पहले ह्यूई कैसलर को मिस्टर कैसलर बुला रहा होता है और बहुत ही तमीज़ से उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि CIA उनकी सिटीजनशिप ख़त्म ना करे, पर कैसलर ह्यूई को सीरियसली ना लेकर कहता है, सच मान लो लिटिल मैन, तुम्हारा एक्साइटिंग एडवेंचर अब ख़त्म हो चुका है, टाइम आ गया है कि तुम अपने हाल पर वापस लौट जाओ। पर ह्यूई गुस्सा होकर कहता है, ठीक है मंकी, अगर तुम इस तरह से खेलना चाहते हो तो यही सही। तुम्हें लगता है रेनर सच में तुम्हें अपनी पोस्ट देगी, एक ऐसे बंदे को जिसके साथ बंदरों और डॉग ने घपाघप कर रखा है। जिस पर कैसलर थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा था इन सब के बारे में सिर्फ बुचर को ही पता था। ह्यूई आगे कहता है, मुझे बुचर ने सब बता रखा है, तुम्हें क्या लगता है बुचर ने इस सब के बारे में अभी तक रेनर को नहीं बता दिया होगा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बुचर ने ना सिर्फ ये सब रेनर को बताया होगा बल्कि तुम्हारी बात करते हुए वो तुम पर हंसते भी होंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये सोच रहा होता कि कौन कौन अभी मेरी हेल्प कर सकता है। अगली बार मैं तुम्हें कॉल करूं तो तुम्हारे पास मेरे लिए कोई अच्छी खबर होनी चाहिए, और हाँ, अगली बार तुम ज़्यादा तमीज़ से भी बात करोगे। बेचारा डरा हुआ मंकी कुछ कहने की कोशिश करने ही वाला होता है कि ह्यूई फ़ोन काट देता है और फ़ोन काटने के बाद ह्यूई अपने आप से सरप्राइज़ होकर कहता है, क्या मैंने अभी अभी बुचर की तरह एक्ट किया। और इसके साथ सीन चेंज होता है, हम रात के टाइम में चलते हैं लेजेंड के पास जो अपने कमरे में बैठकर अपनी और मेव की फ़ोटो को देखकर मेव को याद कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ बुचर आ जाता है और कहता है, ब्लार्नी कॉक के साथ कोई फ़ोटो नहीं ली, वरना एक अच्छी फैमिली फ़ोटो बन जाती। पहले लेजेंड को समझ नहीं आता कि बुचर इस टाइम वहाँ क्या कर रहा है, पर जैसे ही लेजेंड को खतरा समझ आता है वो अपने ड्रॉअर से एक रिवॉल्वर निकाल लेता है, पर बुचर लेजेंड का हाथ पकड़कर वो रिवॉल्वर छीन लेता है। लेजेंड पूछता है, पर ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बुचर कहता है, ह्यूई यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया था, क्यों, तुमने कुछ ऐसा तो नहीं बताया जो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। लेजेंड कहता है, नहीं। बुचर कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आगे कुछ नहीं बताओगे। लेजेंड कहता है, इतने सालों तक साथ काम करने के बाद भी मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो एकदम से नीचे गिर जाता है और रेंग रेंग कर आगे जाने की कोशिश कर रहा होता है। पर थोड़ी ही देर में लेजेंड की आवाज़ और आंखें अचानक से बंद हो जाती है और लेजेंड का किस्सा भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमें एग्जैक्टली दिखाया नहीं जाता कि वो कैसे मरा। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ लेजेंड को डर के मारे ही हार्ट अटैक आ गया हो जिससे वो मर गया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लेजेंड के मरते टाइम हमें यहाँ पर एक कॉमिक दिखती है जिसका नाम है शिटफुट। तो हो सकता है कि बुचर ने लेजेंड के बम पर इतनी ज़ोर से लात मारी हो कि वो मर गया हो। खैर, जैसे भी हो, मेन बात ये होती है कि लेजेंड यहाँ मर जाता है और सीन चेंज होता है। हम चलते हैं ह्यूई के रूम पर जहाँ ह्यूई वास के मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ह्यूई को रियलाइज़ होता है कि कहीं वो मैसेज एक ईमेल आईडी तो नहीं है जिसमें .com लगाने से पहले ही किसी ने वास की जान ले ली हो। और ह्यूई का गैस सही निकलता है क्योंकि उसी दी हुई आईडी पर जब ह्यूई मेल करता है तो रिप्लाई में ह्यूई को एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वाला ईमेल वास से मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी ह्यूई इस तरह के सीक्रेट क्रिप्टिक मैसेज के लिए, पर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाह रहा था। पर हाँ, अगर ये सब सच होता है तो मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन भी छोड़ना चाहता था। इस लिंक पर क्लिक करो और तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ह्यूई जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो उसे कुछ पता चलता है जिससे वो सरप्राइज़ हो जाता है, पर अभी हमें यहाँ ये नहीं बताया जाता कि उसे क्या दिखा है। और ह्यूई जल्दी से एमएम को कॉल करता है और जल्दी से उसे मिलने के लिए कहता है। ह्यूई के कॉल करने के बाद एमएम फ्रेंची को भी कॉल करता है और वो सभी फ्रेंची और फीमेल के रूम पर मिलते हैं। ह्यूई बुचर के प्लान को समझाता हुआ कहता है,
बुचर ने हमें छुट्टी देकर अलग अलग कर दिया और उसके बाद उसने मुझे सेकंड इंचार्ज बनाकर तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का भी दिया ताकि हम अलग अलग ही रहें। पर लेजेंड को कल रात किसी ने मार दिया है और वाज भी मर चुका है और अब ये ऑब्वियस लग रहा है कि इन्हें बुचर नहीं मारा है। पर फ्रेंची को ये बात कुछ हजम नहीं होती, तो ह्यूई आगे बताता है, तुम्हें याद है कंपाउंड वी का वो वर्जन जो हमें रशिया में मिला था, जिससे सूप्स के सर में ब्लास्ट हो रहा था अगर तुम सही डेटोनेशन फ्रीक्वेंसी यूज़ करो तो? फ्रेंची हाँ कहता है। तो ह्यूई जवाब देता है, मुझे लगता है कि वो कंपाउंड वी का वेरिएंट बुचर के हाथ लग गया है। जब हम रशिया से वापस आ गए थे तो वहाँ की पुलिस को लगभग 150 सूप्स बिना सर के नीना के एक वेयरहाउस में मिले थे, वही वेयरहाउस जहाँ बुचर गया था। वास को इस बात पर डाउट हुआ और उसने इस बारे में जानकारी निकालनी स्टार्ट करी और उसे एक आदमी से पता चला कि वो किसी इंग्लिश आदमी के लिए काम कर रहा है जिसने नीना का बचा हुआ कंपाउंड वी वेरिएंट खरीद लिया था और साथ ही थोड़ा और वेरिएंट भी बनवाया था, और वो आदमी बिना किसी सवाल के ये काम करता रहा। वास उस आदमी के ऑफिस में गया और उसने पेपर वर्क में देखा कि ये सारा कंपाउंड वी वेरिएंट फ्लोरिडा यानी यूएस में जा रहा था, और ये भी कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद उस आदमी को एक बड़ा रिवॉर्ड भी मिलने वाला था। तो वास समझ गया कि अगर इस आदमी का बॉस सच में बुचर ही हुआ तो इस आदमी को बड़ा रिवॉर्ड क्या मिलने वाला था ये वास को पता था, जो कि बेसिकली काम के बाद उस आदमी को मारना था। पर वास ने देखा कि उस आदमी का फ़ोन और ऑफिस किसी ने ऑलरेडी बग कर रखा होता है। फ्रेंची बीच में पूछता है, इससे पहले तुम आगे बताओ, मुझे ये बताओ कि कितना मटेरियल यहाँ आया है, जिस पर ह्यूई बताता है 118 मेट्रिक टन्स। तो कंपाउंड वी का वेरिएंट जिससे लोगों के सर ब्लास्ट हो सकते हैं, उसका 118 मेट्रिक टन बुचर ने यूएस में मंगा लिया होता है। तभी कैस्टर ह्यूई को कॉल करता है और कैस्टर बताता है कि सूप्स पर अटैक करने से पहले एयरफोर्स के सामने यही प्रॉब्लम थी कि वो मिसाइल से इतने छोटे टारगेट्स पर कैसे अटैक करेंगे। पर उनकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो गई जब उनके रेडार गाइडेड मिसाइल्स को सूप को ट्रैक करने का आइडिया रेनर ने दे दिया। तो रेनर के दिए हुए आइडिया के अकॉर्डिंग कंपाउंड वी से सूप्स के ब्रेन केमिस्ट्री पर असर होता है, जिससे उनके न्यूरॉन्स बड़े हुए रेट पर फायर करते हैं, जिसे ट्रैक करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर रेनर ने कभी किसी को नहीं बताया कि ये आइडिया उसने किसने बताया। तो ये आइडिया जैसा आपको याद ही होगा कि बुचर ने ही रेनर को दिया था। पर यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि इस आइडिया के बारे में अभी तक बुचर, एयरफोर्स और रेनर के अलावा किसी को पता नहीं था, यहाँ तक कि बॉयज़ को भी नहीं। तो यहाँ से ह्यूई को बुचर के प्लान को समझने में थोड़ी और हेल्प मिल जाती है। पर ह्यूई फ़ोन काट कर वापस बॉयज़ से बात करते हुए कहता है, तो वास ने एक बार बग्स देखे तो उसका बुचर पर डाउट और पक्का हो गया, पर वो नहीं चाहता था कि बुचर इस सब के पीछे हो। पर हाँ, वो इस बात को कंसिडरेशन में ज़रूर रख रहा था। तो वास ने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन रखी ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, और उसके बाद वास ने उस आदमी को बचाने के लिए उसे किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया ताकि तब तक वो कुछ और प्लान कर सके। पर फिर कुछ दिनों पहले न्यूज़ आती है कि वसीली वॉर्शिकिन और एक क्राइम एसोसिएट स्टीफन एक ही जगह पर मरे पड़े मिले हैं, यानी कि बुचर को ऑलरेडी पता था कि वास उस आदमी को कहाँ शिफ्ट कर रहा है। और हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में वास के साथ हमें जो आदमी दिखा था वो एक्चुअली वही आदमी था जो बुचर के लिए कंपाउंड वी को यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा था। तो फ्रेंची कहता है, पर हो सकता है कि बुचर ये सब ना कर रहा हो। ह्यूई कहता है, हो तो सकता है, पर इस आदमी के काम करने का तरीका और उसका मिशन बुचर जैसा ही लग रहा है। एमएम पूछता है, उस मटेरियल का क्या हुआ जो फ्लोरिडा पहुंचाई गई थी? ह्यूई जवाब देता है, वो 10 दिन पहले ही आ चुकी है और फिर पोर्ट से 4 अलग अलग ट्रक्स में ले जाई जा चुकी है, और मुझे नहीं लगता किसी और को भी पता है कि वो क्या लेकर जा रहे हैं। जिस पर फ्रेंची कहता है, चलो अगर हम ये मानकर चलें कि ये बुचरी कर रहा है तो तुम्हारे हिसाब से वो इससे क्या करने वाला है? जिस पर ह्यूई कहता है, वही जो वो हमेशा से करना चाह रहा था। मैलोरी ने मुझे बताया था कि वो सभी सूप्स को ख़त्म करना चाहता था। जिस पर फ्रेंची सरप्राइज होकर कहता है, तुम कर्नल से मिलने गए थे? क्योंकि फ्रेंची को अभी तक पता नहीं होता है कि ह्यूई भी मैलोरी से मिल चुका है। पर एमएम कहता है, वो लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। ह्यूई आगे कहता है, बुचर को होमलैंडर से बदला लेना था, जो कि एंड में हमें पता चला कि एक्चुअली ब्लैक नॉयर से लेना था। वो बुचर के लिए पर्सनल था, पर अब वो बात ख़त्म हो गई, तो अब आगे बुचर के लिए क्या? जिस पर एमएम कहता है, इस प्लेनेट पर मौजूद बाकी बचे हुए सभी सूप्स। ऐसा उसने खुद भी एक बार कहा था। तो आपको याद हो तो मैलोरी जब बुचर के बारे में बता रहा था तब बुचर ने एक इंसिडेंट में खुद ये बात मेंशन करी थी कि अगर उसका बस चले तो वो एक दिन सभी सूप्स को मार देगा, और अब सारे सबूत बॉयज़ को ये यकीन दिला रहे थे कि बुचर ही ये सब कर रहा है। फ्रेंची पूछता है, ओके, पर ये कंपाउंड वी का वेरिएंट काफ़ी अनस्टेबल है। उसके अलावा जिसे भी वो ये देना चाह रहा है उसे ये इंजेक्शन, फूड या किसी और तरीके से सब्जेक्ट की बॉडी में पहुंचाना होगा, और उसके बाद भी उसे सिग्नल के थ्रू उसे डेटोनेट करना होगा। जिस पर ह्यूई कहता है, हाँ, मैं इसी बारे में सोच रहा था कि आखिर वो ये कैसे करेगा। उसके पास इतने सालों से CIA का अंधा पैसा है, हो सकता है कि वो इस कंपाउंड को किसी तरह से हवा में छोड़ेगा या किसी तरह के बॉम्ब में कन्वर्ट कर देगा। जिस पर एमएम कहता है, वो कोई बायोकेमिस्ट नहीं है ह्यूई, वो जो ये सब कर पाए। जिस पर ह्यूई कहता है, नहीं, वो खुद नहीं है, पर हो सकता है कि उसने किसी को काम पर रखा हो। मंकी ने अभी मुझे बताया कि एयरफोर्स को न्यूरॉन सिग्नल वाला आइडिया मोस्ट प्रोबेबली बुचर ने ही दिया था। जिस पर एमएम पूछता है, तो तुम्हें लगता है वोगल बॉम्ब?
जिस पर फ्रेंची कहता है पर उसने तो सुसाइड कर ली थी। पर एमएम बताता है कि वो एक झूठ था और फिर मैलरी ने उसे अपने पास रखा हुआ था और काम हो जाने के बाद उसने बुचर के हाथों उसे मरवा भी दिया था। पर हो सकता है कि वो भी एक झूठ हो और वॉगलबॉम आज भी जिंदा हो। फिर ह्यूई को भी रियलाइज़ होता है कि मैलरी ने बुचर को वॉगलबॉम को मारते हुए नहीं देखा था, बस अंदर जाकर वापस बाहर आते हुए देखा था। और फ्रेंची पूछता है तो अगर ये सच है कि बुचर कंपाउंड वी को वेपनाइज कर रहा है तो हम बुचर को कैसे रोकेंगे। जिस पर ह्यूई कहता है वेल शायद उससे बात करके। और ये सुनकर फ्रेंची और एमएम एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये एक सही आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। पर इससे पहले कोई कुछ और कहता फीमेल अपना हाथ उठाती है और इशारों में ही लड़ने से मना कर देती है। और फ्रेंची भी बताता है कि टीम टाइटैनिक से लड़ने के बाद से ही फीमेल ने किसी पर हाथ नहीं उठाया है। तो बॉयज़ फीमेल को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद वहाँ से जाने लगते हैं। पर जब वो जा ही रहे होते हैं तभी फीमेल बोलती है मुझे खुदगर्ज लोगों से नफरत है। और ये पूरे बॉयज़ कॉमिक्स में पहली और आखिरी बार होता है जब फीमेल खुद कुछ बोलती है। और ये कहते हुए वो भी अपना कोट डालकर बॉयज़ के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होता है। हम देखते हैं कि एमएम बॉयज़ के ऑफिस में कुछ और एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है जबकि बाकी तीनों कहीं बाहर अपना काम कर रहे होते हैं। एमएम ह्यूई से फ़ोन पर बात करते हुए बताता है कि बुचर ने सारी फाइल्स और इन्फॉर्मेशन उड़ा दी हैं पर वो फिर भी कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा और अगर उसे कुछ मिलता है तो वो ह्यूई को भी बताएगा। ह्यूई भी बताता है कि वो भी वॉगलबॉम्ब की तलाश कुछ पॉसिबल लोकेशंस पर कर रहा है और ऐसा कहते हुए वो फ़ोन काट देता है। अभी एमएम ने फ़ोन रखा भी नहीं होता है कि तभी वहाँ बुचर आ जाता है और एमएम को देखकर कहता है तुम्हें इस टाइम अपनी बच्ची के पास होना चाहिए था। जिस पर एमएम जिसे जेनिन से सारी सच्चाई पता चल गई होती है वो गुस्सा होते हुए कहता है हाँ मुझे उस बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। और ये बात बुचर भी समझ जाता है और कहता है मुझे लगा था कि मैंने उसे सही से डरा दिया था और वो तुम्हें कुछ नहीं बताएगी। जिस पर एमएम फिर गुस्से में कहता है हमें उस बारे में भी बात करनी है। बुचर कहता है हाँ मैंने अपनी सारी डिटेल्स उड़ा दी हैं और मैं तुम लोगों की भी डिटेल्स उड़ाने वाला था। तो अब हम फिल इन द ब्लैंक्स खेल ही रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि तुमने ह्यूई को मैलरी के पास क्यों भेजा था। एमएम कहता है मुझे लगा कि उसे सब जानना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे और मैल केमिकल के इंसिडेंट के बाद वो ये डिज़र्व भी करता था और मुझे लगा मे बी मैलरी का वापस जुड़ना तुम्हें भी सही सेंस में ले आएगा। जिस पर बुचर कहता है ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला था क्योंकि मैं हो सकता है या नहीं हो सकता है पर ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं एक बार जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। एमएम कहता है तो तुम सच में ये सब करने वाले हो। बुचर जवाब देता है तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लगा था कि मैं व्हाइट हाउस में ही मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं हुआ तो अब मुझे ये सब करना ही होगा। तुम चाहो तो अभी भी यहाँ से जा सकते हो। पर फिलहाल यहाँ सीन चेंज होता है। हम चलते हैं ब्रैडली के पास जो अपने हियरिंग के लिए यूएस कांग्रेस में जा रही होती है। पर यहाँ इकट्ठा भीड़ वॉट और ब्रैडली को गालियाँ दे रही होती है और उस पर चिल्ला रही होती है। यहाँ तक कि एक इंसान जिसकी वाइफ की पेंटागन में उस दिन डेथ हो गई होती है वो ऑलमोस्ट ब्रैडली को पकड़ भी लेता है पर ब्रैडली जैसे तैसे बचते हुए अंदर पहुँच जाती है। अंदर शिलवेल ऑलरेडी पहुंचा हुआ होता है जो ब्रैडली को डरा हुआ देखकर कहता है ब्रैडली क्या तुम ठीक हो? क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि ऐसे टाइम पर आने के लिए और भी कई एंट्रेंसेस होते हैं जिसमें तुम्हें भीड़ का सामना ना करना पड़े। ब्रैडली कुछ कहती इससे पहले शिलवेल ब्रैडली के गालों पर हाथ रखकर कहता है सॉरी तुम्हें उस भीड़ से गुजरना पड़ा। पर ब्रैडली कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। शिलवेल कहता है ये तो अच्छी बात है और ऐसा कहते हुए वो हियरिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ सोचने वाली बात ये होती है कि शिलवेल खुद ब्रैडली के साथ नहीं आया और ना ही उसने ही ब्रैडली को रास्ते के बारे में बताया। खैर सीन चेंज होता है। हम वापस चलते हैं बॉयज़ के ऑफिस में जहाँ बुचर और एमएम आपस में लड़ने लग जाते हैं। एमएम बुचर को उठाकर दीवार पर पटक देता है और बुचर उठकर बताता है कि उसके दिमाग में एक टाइम पर यह भी आइडिया आया था कि वो डायरेक्टली बुचर की मम्मी को ही मार दे क्योंकि ऐसा करने पर एमएम की दूध की सप्लाई रुक जाती और कुछ टाइम में वो फिर वैसे भी मर ही जाता। जिस पर एमएम पूछता है तो फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या तुम फेयर फाइट चाहते थे? बुचर जवाब देता है क्योंकि वो तुम्हारी मम्मी है बेवकूफ़, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं मार सकता था। जिसके बाद एमएम बुचर को पंच मारने की कोशिश करता है पर बुचर पहले एमएम की गोटियों पर लात मारता है और उसके बाद उसके मुंह को अपने घुटने पर मार देता है। उनकी लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और एमएम लड़ते हुए कहता है तुम ऐसे क्यों हो बुचर? तुम्हें लगता है मैं ये सब करना चाहता था? और इतने में ही एमएम बुचर को पीट कर नीचे गिरा देता है। पर तभी बुचर कहता है तुम मेरे जैसे आदमी के लिए बहुत अच्छे दोस्त थे पर मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। और ऐसा कहते हुए बुचर एक ग्रेनेड निकालकर एमएम के मुंह पर रखकर फोड़ देता है जिससे एमएम मरता तो नहीं है पर उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। वहीं बुचर का भी एक हाथ पूरी तरह से जल जाता है। तभी बुचर अपने दूसरे हाथ से एमएम का मुंह और नाक बंद करके उसका दम घोट करके कहता है पर सच तो ये है कि मेरे लिए कोई दोस्त है ही नहीं। और ऐसा कहते हुए वो एमएम को मार देता है और इसी के साथ हमारे प्यारे एमएम का किस्सा यहाँ ख़त्म हो जाता है और टेरर और मैलरी के बाद बॉयज़ के तीसरे मेंबर की डेथ यहाँ हो जाती है। बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। खैर सीन यहाँ से चेंज होता है। हम चलते हैं ब्रैडली और स्टिलवेल के पास जो इस कन्वर्सेशन से पहले शायद गुच्चू पुच्चू में लगे होते हैं। तो फाइनली स्टिलवेल और ब्रैडली भी गुच्चू पुच्चू पर पहुँच ही जाते हैं। खैर यहाँ ब्रैडली देखती है कि न्यूज़पेपर में वॉर्ड की न्यूज़ पर
उसकी फ़ोटो लगाई होती है। मतलब वॉर्ड को जितनी भी हेट मिल रही थी और उनकी जो भी जिम्मेदारी थी वो फ़िलहाल सब ब्रैडली पर आ गई होती है और इसी बात से ब्रैडली भी परेशान होती है। पर स्टिलवेल कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और इसके साथ सीन फिर चेंज होता है और हम चलते हैं ह्यूई के पास, जो एक कार में कहीं जा रहा होता है और तभी उसे फ्रेंची का कॉल आता है जो उसे एमएम के बारे में सब कुछ बताता है और अब वो पूरी तरह से श्योर हो चुके होते हैं कि इन सब के पीछे बुचर ही है। ह्यूई कहता है अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, हमें रेनर या मंकी को ये सब बताना होगा। जिस पर फ्रेंची कहता है ये अच्छा आइडिया नहीं है ह्यूई, क्योंकि इस साल रेनर का इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होने वाला है और अगर उसे पता चला कि बुचर ये सब कर रहा है तो पैनिक में आकर वो हमें भी क्रिमिनल घोषित करवा देगी और सारी सिक्योरिटी टीम्स शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स के साथ हमारे भी पीछे पड़ जाएगी। जिस पर ह्यूई कहता है तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। फ्रेंची कहता है हाँ, और साथ ही फ्रेंची ये भी बताता है कि मंकी ने उनकी सिटीजनशिप को बनाए रखा है, तो उनकी वो प्रॉब्लम तो ह्यूई की वजह से सॉल्व हो चुकी है। फिर फ्रेंची पूछता है तुम अभी कहाँ हो, क्या तुम्हें कुछ नया मिला? जिस पर ह्यूई बताता है कि पहले तो वो ट्रक वालों से मिलने गया था जो पोर्ट से शहर की तरफ कंपाउंड वी के वेरिएंट को लेकर गए थे। उन्हें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं था, बस उन्होंने इतना बताया कि उन्होंने वो सामान लॉस एंजलिस के एयरफील्ड के पास रखवा दिया था और इसके बाद ह्यूई अब न्यू हैम्पशायर जा रहा था। फ्रेंची पूछता है वहाँ क्यों? जिस पर ह्यूई बताता है कि उसे अभी भी लगता है कि वॉगलबॉम्ब जिंदा है और मैलेरी ने उसे किसी से अलग से सेफ हाउस में नहीं छुपा रखा था, क्योंकि मैलेरी खुद ही बहुत अमीर था। तो ह्यूई गैस करता है कि मैलेरी ने अपने ही किसी घर में वॉगलबॉम्ब को छुपा रखा होगा। पर फ्रेंची कहता है पर उससे हमें अभी उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चलेगा अगर वो सच में ज़िंदा भी है तो? ह्यूई बताता है मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि जिस टाइम पर मैलेरी को लगा था कि वॉगलबॉम्ब की डेथ हो गई थी, उस टाइम पर मैलेरी की न्यू हैम्पशायर के एक घर को किसी प्राइवेट बायर ने खरीदा था। तो हो सकता है कि वो प्राइवेट बायर और कोई नहीं बल्कि बुचर ही हो, जिसने फिर मैलेरी से भी छुपकर वॉगलबॉम्ब को वहाँ रख दिया हो। फ्रेंची कहता है ठीक है, अगर तुम्हें वॉगलबॉम्ब सच में ज़िंदा मिले तो उसे यहाँ ले आना और अपना ध्यान रखना। ह्यूई एंड में पूछता है फ्रेंची मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था, अगर ये बात सच में इस हद तक पहुंच जाती है और हमें बुचर से लड़ना पड़ता है तो क्या हम बुचर को हैंडल कर पाएंगे? जिस पर फ्रेंची कहता है शायद अगर प्लैनेट सही से अलाइन हो और हमारी किस्मत अच्छी हो तो, वरना वो आराम से हमारे अंजर पंजर ढीले कर देगा। इस बात के एंड होते होते हमें दिखाया जाता है कि ह्यूई उस घर में पहुंच जाता है जहां उसे वॉगलबॉम्ब के होने का डाउट होता है। जैसे ही ह्यूई गेट खोलता है तो उसका गैस सही होते हुए उसे वॉगलबॉम्ब तो दिखता है, पर पहले से ही मरा हुआ और ज़मीन पर पड़ा हुआ। ह्यूई अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसके पास बुचर का फ़ोन आता है, जिससे वो थोड़ा घबरा भी जाता है। ह्यूई फ़ोन उठाता है और बुचर कहता है क्या तुम्हें कभी किसी ने चेहरे पर मारा है? ह्यूई जवाब देता है हाँ, जीविस ने मुझे फेस पर पंच मारा था। बुचर कहता है नहीं, मैं उन कमज़ोर कन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइक एक प्रॉपर हिट जिससे तुम्हारी हालत ख़राब हो जाए और तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट करो। ह्यूई कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? बुचर जवाब देता है मुझे जॉब फिनिश करनी है ह्यूई। ह्यूई कहता है पर हमारे साथ इतने टाइम रहने के बाद, आई मीन एमएम के साथ तुमने जो। पर बुचर उसकी बात को काट कर कहता है उसने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मुझे ये करना पड़ा। वैसे वॉगलबॉम्ब कैसा दिख रहा है? ह्यूई जवाब देता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो 10-12 साल पहले ही मर चुका है। बुचर कहता है 113 साल का भी नहीं दिख रहा होगा। वैसे अमेजिंग है ना कि कंपाउंड वी के कुछ शॉट्स क्या क्या कर सकते हैं। वैसे मैलेरी ने तुम्हें वॉगलबॉम्ब की डेथ के बारे में क्या बताया था? तो यहाँ बुचर की बात से हमें पता चलता है कि एक्चुअली वॉगलबॉम्ब ने भी कंपाउंड वी ले रखा था और ये भी कि वो 113 साल का हो चुका था और अभी भी अगर बुचर उसे नहीं मारता तो वो आगे कई और साल जिंदा रहता। खैर, बुचर की बात का जवाब देते हुए ह्यूई कहता है मैलेरी ने बताया था कि उसने तुम्हें मीट का एक टुकड़ा थूकते हुए देखा था और उसे ऐसा फील हुआ कि तुमने वॉगलबॉम्ब की स्किन काट कर उसे थूक दिया। जिस पर बुचर हंसने लग जाता है और कहता है वो तो बस रास्पबेरी जैम था, मैं बस कंपाउंड वी जैसे केमिकल बनाने वाले जीनियस को ऐसे ही नहीं मारने वाला था। बस मैंने मैलेरी को ये यकीन दिला दिया कि मैंने वॉगलबॉम्ब को मार दिया है और उसके बाद मैंने उसे शिफ्ट करवा के अपने लिए काम करवाया और आते हुए मुझे फ्रिज में जैम मिला तो वो खाते हुए मैं आ रहा था, पर मैलेरी ने तो कुछ और ही सोच लिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस सीन में बुचर बस जैम खा रहा था, पर बुचर के नेचर और उसके गुस्से की वजह से मैलेरी को कुछ और ही लगा। इतने में ही बुचर चलते हुए नीचे एक लैब में पहुँच जाता है और बुचर कहता है तुम्हारी आवाज़ कट रही है, क्या तुम नीचे लैब में जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं पहले ही उसके नोट्स लेकर वहाँ से जा चुका हूँ। ह्यूई कहता है तो तुम सब कुछ पहले ही प्लान कर चुके हो, जैसे तुमने कंपाउंड वी के उस वेरिएंट को लॉस एंजलिस से एयरफोर्स की मदद से अपने पास तक पहुँचवाया। पर बुचर बताता है कि उसने CIA का पैसा ज़रूर यूज़ किया, पर गवर्नमेंट के पायलट्स नहीं, बल्कि यहाँ उसने प्राइवेट पायलट्स हायर किए जो उससे सवाल जवाब ना पूछे, बस अपना काम पूरा करें ताकि मुझे कोई ट्रेस ना कर पाए। जिसे सुनने के बाद ह्यूई कहता है तो तुम मुझे अपना पूरा प्लान बताने ही वाले हो, क्यों? बुचर कहता है हाँ, मैंने दुनिया भर में IEDs यानी कि छोटे छोटे बॉम्ब्स उस कंपाउंड वी के वेरिएंट के लगा दिए हैं, जो मेरे एक्टिवेट करने पर एक चेन पैटर्न में फटेंगे। वो 24 घंटे के अंदर ही 40% एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे और हवा, पानी और फूड चेन के थ्रू
बाकी जगह भी अगले 6-7 महीने में फैल जाएंगे और जिनके बॉडी में पहले से कंपाउंड वी है उनकी बॉडी में चले जाएंगे और एक दिन वो लोग ब्लास्ट होकर मर जाएंगे और इससे हर सूप मर जाएगा। पर ह्यूई समझाता है कि इससे ना सिर्फ सूज बल्कि ऐसे कई इनोसेंट लोग भी जिन्हें जाने अनजाने में कभी कंपाउंड वी का थोड़ा सा डोज भी मिल गया होगा, वो भी इस प्लान की वजह से मारे जाएंगे। और ये प्लान अप्लाई करके बुचर एक मॉन्स्टर जैसा काम कर रहा है। पर बुचर कहता है मैं वो कर रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है, ये कैंसर की तरह फैल चुका है। ह्यूई इसे और समझाने की कोशिश करता है पर बुचर नहीं मानता, बल्कि उसके बदले और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहा होता है। आखिर में बुचर ह्यूई से कहता है जब तुम्हें कोई वेपन देता है ह्यूई तो तुम्हें उसे यूज़ करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यही ले लो, मुझे कैसे पता चला कि तुम अभी कहाँ हो। और ह्यूई को रियलाइज़ होता है कि कॉल आने पर ह्यूई ने ये खुद नहीं बताया था कि वो कहाँ पर है, पर बुचर को फिर भी ये पहले से ही पता था और इसलिए उसने कॉल भी करी थी। ह्यूई रियलाइज़ करके डर के मारे वहीं बैठ जाता है और सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है जहाँ फ्रेंची कॉल पर ह्यूई से बात कर रहा होता है और ह्यूई उसे वॉगल बॉम्ब और बुचर से हुई उसकी बात के बारे में सब कुछ बताता है। फ्रेंची ह्यूई को थोड़ा हौसला देता है और वो खुद कुछ और सर्च करेगा ये कहकर कॉल रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंची के साथ वहाँ फीमेल भी मौजूद होती है जो अब दुनिया के कुछ और तौर तरीके सीख रही होती है। फ्रेंची पहले उनके केस के बारे में कुछ सोच रहा होता है पर तभी फ्रेंची थोड़ा रुक कर कुछ सोचते हुए कहता है क्या मैंने सच में तुम्हारी हेल्प करी। तो ये फ्रेंची उस बात के रेफरेंस में कह रहा होता है जो हमने फीमेल की ओरिजिन में देखी थी कि जब फीमेल पहली बार फ्रेंची से मिली थी तो फ्रेंची ने स्माइल करते हुए फीमेल की हेल्प करने के लिए पूछा था। पर उस बात को याद करते हुए फ्रेंची कहता है मैंने तुम्हें हमारी तरह बनने में हेल्प करी पर सही मायने में मैंने कभी तुम्हारी हेल्प करी ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि ह्यूई भी ऑलमोस्ट फ्रेंची की बिल्डिंग के बाहर तक आ ही गया होता है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर फ्रेंची को कुछ आवाज़ आती है और वो और फीमेल उस आवाज़ का सोर्स ढूंढने लग जाते हैं। तभी फ्रेंची को उनके रूम के अंदर कई सारे बॉम्ब्स लगे हुए मिलते हैं जिसका टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो ही गया होता है, यानी कि अब उनके पास भागने का टाइम भी नहीं बचा होता। तो फ्रेंची बस फीमेल की तरफ देखता है और उससे फ्रेंच में आई लव यू कहता है और तभी उनके रूम में ब्लास्ट होता है जिससे फ्रेंची और फीमेल भी ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि बिल्डिंग के बाहर ही पहुंचा ह्यूई भी इसके इम्पैक्ट से उड़कर पास ही खड़ी एक गाड़ी पर गिर जाता है और आधा सा बेहोश हो जाता है। और तभी उसी हालत में ह्यूई को बुचर के साथ हुई उसकी पहली मीटिंग की एक बात याद आती है जिसमें बुचर ह्यूई को रिक्रूट करने का रीज़न बताते हुए कहता है तुम्हें भी मेरी तरह अपना बदला लेना है, उसके अलावा मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा एक छोटा भाई चाहिए था। और इसके बाद ह्यूई को मैलेरी, बुचर और एमएम की कई कुछ बातें जो बुचर और ह्यूई के बारे में थी वो याद आने लगती है और इस सब से ह्यूई को रियलाइज़ होता है कि बुचर को सिर्फ अब ह्यूई ही रोक सकता है क्योंकि वो ह्यूई में अपना छोटा भाई लैनी देखता है जो उसे हमेशा से कुछ बुरा करने से रोकता आया था। और इसी के साथ वॉल्यूम 12 के पहले 4 इशू यहाँ ख़त्म हो जाते हैं और अब सिर्फ बॉयज़ के 2 ही मेंबर बाकी हैं, बुचर और ह्यूई, जिनके बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।